हम पूरी की पूरी टोली आप देख लीजिए, हम लोग गंगा नदी में हैं और बोट पे हैं। और यहाँ जब पटना आइए आप तो गंगा में एक बार जरूर बोटिंग तो जरूर कीजिए और अलग अलग घाट बने हुए हैं, उन घाटों पे भी जाइए। अब नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है घाटों का। पहले और अभी में घाटों का में फर्क देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ घाटों की बात करें, नदियों की बात करें, पानी की बात करें, गंगा ऐसे भी पवित्र नदी कहलाती है। रिचुअली काफी बातें होती हैं गंगा को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ क्या इतनी ही पवित्र यहाँ की सियासत है, और उसी सियासत पे हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे तमाम साथी यहाँ हैं, प्रशांत जी हैं, मुकुंद जी हैं, फर्राज साकिब जी हैं, इधर हमारे साथी चितरंजन जी हैं, फिर आंचल हैं, फिर इधर आराधना है। तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं और फारूक कैमरे के पीछे हैं। हम लोग लगातार पिछले 3 दिनों से बिहार की सियासत को और नज़दीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो कुछ हम लोगों ने अभी तक समझा है, देखा है, अगर गंगा नदी में एक छोटा सा ये सैर ही कहेंगे, तैर तो रहे नहीं इसलिए नौकायन जो कहते हैं, नाव पे हम लोग सवारी कर रहे हैं। थोड़ा पानी और अलग अलग नदियों में जाएं तो उसकी खूबसूरती अलग होती है, पानी भी अलग अलग। बिहार में भी अगर कोसी नदी में जाएंगे तो ये पानी जो अभी यहाँ सफ़ेद आप देख रहे हैं, पानी वहाँ उसका कलर बदल जाएगा, आपको रंग काला दिखाई देगा। कोसी नदी के पानी को काला कहते हैं क्योंकि वो उधर नेपाल से निकलती है वो नदी। तो अलग अलग है, लेकिन क्या सियासत का रंग भी बदला हुआ है। सियासत में यहाँ गमछे का बहुत रोल होता है, और गमछों में जिसके पास ग्रीन गमछा है तो देखकर दूर से आप कह सकते हैं कि ये आरजेडी वाला है, और अगर किसी के पास लाल गमछा है तो आप कह सकते हैं कि वो वाम दल वाले हैं। खासकर माले यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है। और किसी के पास अगर आजकल पीला गमछा है तो उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। पीला गमछा वाले जो हैं आजकल गमछा छिपाने लगे हैं, वो दिखाते नहीं हैं। और किसी के पास भगवा गमछा है तो आप समझ लीजिए कि भगवा कलर अभी राज कर रहा है ऑलरेडी देश पे भी, और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी है। तो ये गमछों का अलग रोल है। हम लोग भी चाह रहे थे कि कुछ गमछे ऐसे लेके आते, ला नहीं पाए, थोड़ा सुबह का समय। लेकिन बहुत मज़ेदार है यहाँ की सियासत, और एक बिग पिक्चर, एक बड़े आयाम में इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे शांत माहौल और क्या हो सकता है। प्रशांत जी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। एक्सपर्ट के रूप में आप बहुत जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है अब एक बड़े आयाम में देखा जाए इस चुनाव को? तो देखिए राजीव जी, 14 तारीख को पता चलेगा हम सबको कि किसकी नैया पार हो रही है। और लेकिन ये ये चुनाव है, बहुत ऐतिहासिक है, और ये बिहार की और पूरे देश की राजनीति को, मुझे लग रहा है ऐसा कि एक नई करवट बदलेगी। आमतौर पे कहा जाता है कि जो यूपी से आता है, यानी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 2024 में बीजेपी का स्थिति बहुत खराब हो गई। बिहार इस बार ऐसा लग रहा है कि एक नई राजनीतिक दिशा बिहार से पूरे देश की राजनीति को मिलने जा रही। जितना हमें 3 दिन से हम लोग हैं और हमने देखा भी, और अगर इसको आप डिवाइड करें, मैं बिहार की मौजूदा राजनीति को 3 कालखंडों में बांटता हूँ। एक लालू जी के पहले का बिहार, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस शासन रही, और उसके बाद लालू का, यानी 1990 से लेकर 2000 तक का, जो 15 साल 2005 तक का एक शासन था लालू जी का, और फिर 2005 से जो मौजूदा समय तक नीतीश काल। और इन तीनों कालों को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वर्चस्व आपको दिखाई देगा। तो जो लालू जी के पहले का राजनीति थी बिहार में, उसमें लगभग 43% यानी लगभग बड़ी संख्या जो है वो सवर्ण या हिंदू अपर कास्ट जो है वो विधायकों की थी। और लालू जी के बाद मंडल का प्रभाव था, मंडल की राजनीति की शुरुआत होती है वहाँ से, और उसमें सवर्ण जो है 25% हो जाते हैं, और नई एंट्री होती है 41% लेकर बैकवर्ड क्लास की, ओबीसी की। और फिर आप आते हैं जब नीतीश कुमार के उसमें,
तो नीतीश कुमार की में एक नई कैटेगरी आती है, वो है ईबीसी। अब वो ईबीसी मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन को मिला नीतीश कुमार के काल में भी, और मुख्य तौर पे जो राजनीति है वो बैकवर्ड क्लास की राजनीति डोमिनेट करती रही बिहार में। इस बार क्या होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में आमतौर पे कहा जाता है, हमारे बिहार के साथी इसको और बताएंगे कि जातियों से का प्रभाव बहुत है बिहार की राजनीति में और यहाँ के आउटकम में, इलेक्शन आउटकम में। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि देखिए, बड़ी एक साफ सी बात है और गंगा के बीच में ये बात हम लोग कह सकते हैं कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो 14 तारीख को, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये जो है, ये इरा जो है खत्म हो रहा है। सत्ता में कोई भी आए, चाहे वो एनडीए आए, चाहे वो महागठबंधन आए, दोनों ही सूरतों में, महागठबंधन आएगा तो उनके पास तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने अभी तक इनको इंडोर्स नहीं किया और जेडीयू अपने बल पे तो नहीं बना सकता। और अब वो जिसके नीतीश कुमार जाने जाते हैं पलटी मारने के, वो स्थितियां अब नहीं बनती दिखती हैं, क्योंकि उधर तेजस्वी यादव का नाम घोषित हो चुका है। तो नीतीश के इराक का समापन जो है इस चुनाव में हो रहा है। इसके बाद नई राजनीति की 2 शाखाएं की संभावना है, या तेजस्वी यादव, कांग्रेस, महागठबंधन, वाम दल, वीआईपी पार्टी, या फिर दूसरा कि एनडीए, जिसमें कि बीजेपी डोमिनेंट प्लेयर। और जब बीजेपी डोमिनेंट प्लेयर होगी तो बीजेपी इस पूरे जो बिहार का जो राजनीति का दिशा है उसको प्रभावित करेगी। और ये ख्याल में रखें हम कि सबसे ज़्यादा हिंदू अपर कास्ट टिकट बीजेपी ने ही बांटे हैं। तो वो जो लालू जी के पहले वाला जो बिहार की राजनीति थी वो वापस आ सकती है बीजेपी अगर आती है तो ये मुख्य तौर पे मुझे ये अभी दिख रहा है कि बिहार के में क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, 2-3 बात आपने यहाँ छेड़ दी है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ बिहार के हमारे साथियों से मैं वो उन बातों को और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। और दोनों हमारी जो साथी हैं, सहयोगी, इन लोगों ने जिन लोगों से बात की है, युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, खासकर दोनों पे इस चुनाव में जोर भी काफी है, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन मुकुंद जी, एक जाति आधारित राजनीति बिहार में काफी चलती रही है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां जाति आधारित राजनीति के लिए ये दोनों राज्य जाने भी जाते हैं। जरा जातिगत समीकरण को बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ या किस समूह के साथ, किस गठबंधन के साथ आज की तारीख में है। इसको थोड़ा क्लियर पिक्चर जो है वो दीजिए। बिहार की राजनीति में जाति एक अलग फैक्टर है। जाति को लेकर के यहाँ कई बार सरकारें भी बनी हैं। जैसे यादवों की जाति हुई, यादवों और मुसलमानों की जाति है। ये जाति लालू यादव को अपना नेता मानते हैं, आज भी मानते हैं। हालांकि मुसलमान कुछ फूटे भी हैं, पर यादव, टोटली यादव, ये लालू यादव को मानते हैं। और बिहार में जब कभी हम लोग कहीं जाते हैं, सरकार बनने के बाद भी जब नीतीश कुमार की सरकार थी, तो एक नई जाति आ गई है। से पूछिए, अगर उनसे बातचीत करने के दौरान वो बोलते हैं हम सरकारी जाति में आते हैं, हम सरकारी जाति में आते हैं। तो नीतीश कुमार की एक अलग जाति है। और लेकिन नीतीश की अपनी जो असली है वो भी बता दीजिए। कुर्मी जाति से आते हैं ना, कुर्मी जाति से आते हैं, और कुर्मी जाति के लोग नीतीश के वोटर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीजें हैं, जो लालू यादव का जो वोट बैंक था, वो यादव, मुसलमान और गरीब लोगों के तबके के लोग वोट देते थे। पर नीतीश कुमार का तो एक कुर्मी अपनी जाति तो है ही, और खास करके महिलाएं उनको अत्यधिक वोट करती है, क्योंकि महिलाओं के हक में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। नीतीश कुमार का ही देन है जो महिलाएं शिक्षा मित्र से शुरू की थी, आशा वर्कर से लेकर के आज जीविका दीदी तक है और अपने पैर पर खड़ी है। नीतीश कुमार का ही ये देन है जो महिलाएं उनको ज़्यादा, और शराबबंदी तो उनका महिलाओं का फेवरेट था, महिलाएं उनको शराबबंदी को लेकर के उनको वोट की थी। तीसरा एक कांग्रेस की जाति आती है।
कांग्रेस अपनी जमीन को अपनी पॉलिटिक्स में कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाया, इसलिए उनकी जाति अब डाइवर्ट होकर के कभी लालू यादव की तरफ चले जाती हैं तो कभी नीतीश की तरफ चली जाती है। कांग्रेस में जो सवर्ण लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया, अब इस बार टिकट बंटवारे में भी आप देखे होंगे जो एकदम आखिरी दिन टिकट दिया गया, इससे उनके जो समर्थक थे उनमें असंतोष पैदा हुआ। जो उनको यह लगता है जो भाई हमारे कोई नेता ही यहाँ पर नहीं है। देखे होंगे आप जो यहाँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम अपना चलाते हैं, तो इसके लेकर के कांग्रेस के जो वोटर हैं वो थोड़ा सा उनसे नाराज रहते हैं जो भाई इनका कुछ है नहीं। और बिहार में खास करके महागठबंधन को लेकर के इस बार तो लोगों का नया आशा हुआ है। और तीसरा एक अभी आया है फिलहाल जनसुराज, इसमें युवाओं का हम लोग देखते हैं ज़्यादा क्रेज है, युवा उनकी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि युवाओं का क्या है, उन्होंने ना लालू का शासनकाल देखा है, सिर्फ नीतीश का शासनकाल देखा है। ये जाति फैक्टर है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने साथियों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा पर्यटन के लिहाज से बता दूं कि ये पीछे जो है ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ या ये नया पुल है, जेपी जयप्रकाश नारायण के नाम से जेपी ब्रिज कहते हैं, जेपी सेतु कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, उनको डेडिकेटेड। और पहला ब्रिज जो बनाया गया था गंगा नदी पे वो गांधी सेतु कहलाता है, वो आगे है और ये जेपी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दोनों छोर को अगर देखा जाए तो 2 विधानसभाओं को ये कवर करता है ये पुल। उधर जाएं तो सोनपुर है और इधर जाएं तो दीघा है, और इसको कवर करता हुआ ये पूरा आपको दिखाई देगा। तो गंगा नदी में उस जगह पे हम हैं जहाँ ऊपर से ब्रिज है और ये यहाँ के हार्ट लाइन के रूप में इसको देखा जा सकता है, समझा सकता है। महत्वपूर्ण है यहाँ पे जानना कि जब आप पटना में हैं और बिहार की सियासत का ये केंद्र है, एपिसेंटर है, और आखिर बिहार में चल क्या रहा है, एक बिग पिक्चर, एक बड़े आयाम में इस राजनीति को समझने की कोशिश हम आज यहाँ इस बोर्ड पे बैठ के कर रहे हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और उसमें जैसे प्रशांत जी ने कहा कि यहाँ पर जाति आधारित भी और उसके अलावा चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, बेरोजगारी, अगर युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर भी आज हमारी दोनों सहयोगियों ने बात की है, आराधना ने और आंचल ने, उस पर भी आएंगे। लेकिन ज़रा चितरंजन जी आपसे भी समझना चाहता हूं कि ओवरऑल आज की तारीख में आपको ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये संगम स्थल है, गंडक नदी और गंगा नदी का 2 धार्मिक नदियां यहाँ पे संगम कर रही हैं। और ऐसे भी जो मिलन का महत्वपूर्ण बेला जो है चुनाव में भी चल रहा है, जहाँ पे अभी हम हैं ये भी एक मिलन का ही बेला है कि यहाँ पे गंडक नदी और गंगा नदी का मिलन हो रहा है, दोनों धार्मिक नदियां हैं। तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों परिप्रेक्ष्य में इसको हम एक बार बताने की कोशिश करते हैं आपको। जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर मेन बात है कि बिना गठजोड़ का यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं होता है। यहाँ पे गठजोड़ करना जरूरी होता है, मिलन करना जरूरी होता है। जो है चाहे वो जातीय मिलन हो तो MY समीकरण बन के जो है RJD हो जाएगा, जो है चाहे वो पार्टीय मिलन हो तो कोई NDA हो जाएगा, कोई आपका UPA हो जाएगा। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये भी जगह एक मिलन का ही जगह है। और यहाँ से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और तीसरा भी एक चीज़ देख लीजिए कि दो जो है विधानसभा भी मिल रहे हैं और 2 जिले भी मिल रहे हैं, 3 मतलब यहाँ पे मिलन हो रहा है। और अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीति में भी जो है 2 धड़े हैं, अब उनका तो मिलन संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस जातीय व्यवस्था में जो आपने कहा अभी हमसे कि किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है। शुरुआत दौर में जो पीला गमछा का आप चर्चा कर रहे थे, तो पीला गमछा वाला थोड़ा सा एक्टिव थे। जो है पीला गमछा उड़ा के जो है उन लोगों ने NDA के कुछ नेताओं की नींद उड़ाई थी। जो है लेकिन दरअसल पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि बीच मतलब अभी चुनाव आते आते, पहला फेज का चुनाव आते आते जो उनका जो बम था वो फुस हो गया। अब वो बम फुस हो चुका है
अब फूस हो गया या उस पर पानी डाल दिया गया, ये तो बात की बात है जो है, ये तो जनता समझती है इस चीज को जो है। लेकिन सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य ये जा रहा है कि एकाएक उनके धाराशायी होने के बाद कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की स्थिति है जो है वो अब धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है। जो महागठबंधन है वो अपने मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है जो है, और ये सबसे बड़ी जो है मतलब जो इस चुनाव का जो है अभी तक का अपडेट है। एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे दिव्या गौतम लड़ रही हैं माले से, भाकपा माले से लड़ रही हैं जो है। चौरसिया जी हैं आपके जो है एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे हैं जो है। तो यहाँ पर भी जो व्यवस्था कही जाती है, जो शुद्धता के लिए गंगा जानी जाती है, ये शुद्धता इस पूरे मतलब जो है प्रकरण में दिखाई नहीं दी। कहीं ना कहीं जो है जो विधानसभा है आपका दीघा का जो है, वहां पर हर जगह गंदगी का माहौल बना रहा। इस पर मतलब अभी 1 महीना पहले की स्थिति बता देता हूं कि जब बाढ़ का मौसम आया था तो कैसे ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया था और लोग जो है नाक पर अपने जो कपड़ा रख करके चलने के लिए मजबूर हो गए थे। उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने, जिसमें से खास करके भाई विधायक तो थे भाजपा के, तो उनको करना चाहिए था, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं कि यहां पर जब भी होगा ये जातीय संघर्ष की बात होगी और बिना जाति का यहाँ की राजनीति तय नहीं की जा सकती। जाति आधारित राजनीति तो है यहाँ पर बिहार में, और इसकी चर्चा इसलिए हम कर भी रहे थे क्योंकि अलग अलग जातियों और उसमें MY समीकरण की बात हो रही थी। जब लालू यादव की बात हो या RJD की बात हो, कांग्रेस के साथ सारा तबका, खासकर अगड़ों का तबका, उसमें बिहार में दरभंगा महाराज और दरभंगा उधर से जो लोग आते हैं और खासकर ब्राह्मणों का एक योगदान था, काफ़ी एक बड़ा चंक था बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। वो धीरे धीरे छिटक गया। फिर यादवों की बात करें, वो OBC और बाकी ये भी चले गए और 1-2 ग्रुप में बट गया, पूरी राजनीति बट गई बिहार की। और उस 2 ग्रुप में बटी हुई राजनीति में एक ग्रुप को लीड करते हुए लालू प्रसाद यादव दिखाई दिए तो दूसरे ग्रुप को लीड करते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार, और दोनों पिछले 25-30 साल से शासन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में महागठबंधन के साथ है और वो सत्ता में आने की कवायद में है ही। लेकिन इन सब के साथ साथ क्या नीतीश कुमार की बात जो कर रहे थे प्रशांत जी कि नीतीश बाबू के लिए ये आखिरी चुनाव है, सत्ता पर आसीन नहीं होंगे। जरा फर्रा जी, आपसे समझना चाहता हूँ नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ विचार आपके हैं और क्या कुछ सुनने में आ रहा है, ये बताइए। और फिर थोड़ा और जाएंगे हम डीपली, फिर आते हैं आंचल और आराधना से भी बातें करते हैं। नीतीश कुमार, क्या आपको भी लगता है कि ये आखिरी पारी है? हालांकि पिछली बार ही 2020 में वो भाषण दे रहे थे, पूर्णिया के पास भी उन्होंने धमदाहा में भाषण दिया था, वहां भी उन्होंने कहा था कि ये मेरी आखिरी पारी, इस बार जिता के ले आओ। अभी फिर कह रहे हैं 25 से 30 फिर जिता के ले आओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कटआउट सुन के नहीं लग रहे हैं। और उनको अपना, अगर उनकी पार्टी के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें तो उनके पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के कोई कहीं भी किसी में वहां नहीं दिख रहा है किसी एडवर्टीजमेंट में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच इनको अब साइडलाइन कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया राजीव भाई। देखिए, मेरा अपना ये मानना है और पिछले 20 साल की जो राजनीति है जिसको मैंने नीतीश के युग के तौर पर ऑब्जर्व किया है, उसके 2-3 पहलू हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब राजनीतिक विश्लेषकों ने या पॉलिटिकल जानकारों ने नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए कलम उठाया है, नीतीश कुमार फिर से वहां से रिवाइव करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं ये कह रहा था कि जब जब पिछले 20 सालों में राजनीतिक विश्लेषकों ने या पॉलिटिकल जानकारों ने नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए कलम उठाया है, उनको रुक जाना पड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप याद करें कि मोदी के नाम पर नीतीश जी एनडीए से अलग हो गए, अकेले चुनाव लड़ा, अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा बिना किसी के साथ गठबंधन किए हुए। और बिहार लोकसभा में जितनी 40 सीटें हैं बिहार में, लोकसभा की 40 सीटें, उसमें महज 2 सीटें नीतीश जी की पार्टी को मिली। 38 सीटें जदयू हार गई थी और वो जो 2 सीट वो जीत कर आए थे उसमें से पूर्णिया में एक संतोष कुशवाहा जीते थे और नालंदा की एक सीट थी जिसमें कौशलेंद्र कुमार जी जीत कर आए थे। संतोष कुशवाहा अब RJD के हिस्सा हैं। अभी आपने जिन विधानसभा सीटों की बात की है, देखिए हम लोग जिन 2 विधानसभा सीटों के बीच में है, एक दीघा और सोनपुर वो विधानसभा सीट है जहां से बिहार को 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। एक लालू यादव जी खुद सोनपुर से विधायक रहे हैं
और अभी वहां से रामानुज राय आरजेडी के उम्मीदवार हैं और विनय सिंह भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं। दीघा में दिव्या गौतम भाकपा माले की उम्मीदवार हैं और संजीव चौरसिया भाजपा से मौजूदा विधायक हैं। नीतीश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम पिछले से 20 सालों को ऑब्जर्व करते हैं, लालू जी के उस कथित जंगल राज को अगर हम छोड़ भी देते हैं, वो एक अलग रिसर्च का विषय है कि वो जंगल राज था या वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस 20 सालों में बिहार में क्रोनिक कैपिटलिज्म का शासन रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म का शासन। और यही कारण है कि नीतीश के राज में एक आम आदमी, ये जो हमारे नौका चलाने वाले भाई हैं, इनसे पूछिए आप, ये आपको बताएंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार कहाँ है। ये भाई ब्लॉक में जाएंगे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, इनसे बिना सेवा शुल्क लिए वो नीचे का जो डेटा ऑपरेटर बैठा हुआ है वो भी अपना काम शुरू नहीं करेगा। वो कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उंगली नहीं लगाएगा टाइप करने के लिए इनका नाम, जब तक ये सेवा शुल्क नहीं देंगे। और उसके बाद ये जो पूरा क्रोनिक कैपिटलिज्म हमने देखा है, पूरे मार्केट पर राजनेता और भ्रष्ट अधिकारियों का कब्जा है पिछले 20 सालों में। जाति को आप बिहार की राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा कड़वा सच है जिसको अनदेखा करना बहुत मुश्किल है किसी भी चुनाव में। जाति अपने आप में बिहार के चुनाव में एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो पिछला जो लालू जी का राज कहा जाता है, एमवाई समीकरण का राज कहा जाता है, वो पिछड़ों का राज कहा जाता है। लेकिन उस दौर में जिन पिछड़ों का अपलिफ्टमेंट हुआ, उसके साथ साथ जो अभी मौजूदा महादलित समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, वो एक ऐसा दौर था जो कांग्रेस के उस, आप कह सकते हैं कि वो जो एक ब्राह्मणवादी, एक अपर कास्ट हेजिमोनी जो बिहार में कायम थी, उसको तोड़कर, उस पूरी बाउंड्री को तोड़ के लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के मतलब पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद जो 15 सालों में उन्होंने किया, नीतीश जी ने भी उसी को कंटिन्यू किया। नीतीश जी ने उसका पैटर्न बदल दिया। लालू यादव ने यादवों, पिछड़ी जातियों में जो सबसे बड़ा वर्ग है 14%, जिसकी आबादी है जातिगत सर्वे के आधार पर 14%, यादवों को अपने साथ लिया, मुसलमानों को अपने साथ लिया और इनको मिला करके उन्होंने जो अन्य पिछड़ी जातियां या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी रही हमेशा से, उसको अपलिफ्ट करने का इन्होंने काम किया, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। वो जो कोई बोल नहीं पाता था, थाना तो बहुत दूर की बात है, सड़क पे चलना, गांव में चलना उसका मुश्किल था, उस अपर कास्ट हेजिमनी में, उसको तोड़ने का काम किया लालू यादव ने। और नीतीश जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए माइनस यादव, अन्य पिछड़ी जातियां, ईबीसी वर्ग जो है माइनस यादव, उनको एक कंसोलिडेट करके एक 36% जिसकी आबादी है उसका वोट चंक बनाने की कोशिश की। उसमें थोड़ा हिस्सा मुसलमानों का भी रहा और थोड़ा अपर कास्ट, चूंकि भाजपा हमेशा नीतीश जी के साथ रही और भाजपा के सहयोग से ही नीतीश जी शासन चलाते रहे। जदयू की कभी अकेले सरकार नहीं बनी, राजद की अकेले सरकार बनी है, राजद को बहुमत मिला है बिहार विधानसभा में, लेकिन जदयू को अकेले अभी तक पिछले 4 चुनाव में अकेला बहुमत नहीं मिला है। भाजपा के साथ चूंकि उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए थोड़ा अपर कास्ट भी नीतीश जी के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है पिछले 20 सालों में। और अभी आप देख लें 2025 का जो चुनाव है, वो प्रशांत सर जो कह रहे थे कि एक तीसरे युग की तरफ, यानी उस अपर कास्ट हेजिमनी को तोड़ के जो पिछड़ों का राज लालू यादव ने कायम किया और उसी को एक दूसरे मॉडस ऑपरेंडी के साथ नीतीश जी ने आगे बढ़ाया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल नीतीश कुमार की राजनीति, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति में युवाओं का क्या रोल है, महिलाओं का क्या रोल है? एक बात तो पता नहीं कैसे चस्पा हो गई कि नीतीश कुमार को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और ये हर जगह ऐसा हम लोगों को मिलता है। बिहार में, बिहार के बाहर अगर उत्तर प्रदेश में जाएं, वहां अगर सरकार योगी की बन गई तो महिलाओं ने जम के वोट दिया। फिर अगर आप दूसरे राज्यों में जाएं, जैसे दिल्ली में भी चुनाव हुआ, उसमें जाएं, वहां देखें तो वहां भी कहेंगे महिलाओं ने जम के वोट दिया। तो वोट अगर महिलाओं ने दिया तो पुरुष क्या कर रहे हैं? पुरुष भी वोट दे रहे हैं या सिर्फ वो विपक्ष को दे रहे हैं? और एक परिवार में 2 लोग बटे हुए क्यों हैं? क्या सचमुच ऐसा बंटवारा है? ये सारी चीजें भी हम समझने की कोशिश जीविका दीदियों के जरिए करते रहे हैं। और 2 हमारी सहयोगी यहाँ पे, और इन लोगों ने भी बातचीत की और इनके अलावा युवाओं से भी बातचीत हुई है। युवा क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, इस पे भी। और ये जो मैं कह रहा हूँ, CSDS की रिपोर्ट पट से आ जाती है। प्रशांत जी आपको याद होगा, CSDS वाले दूसरे ही दिन रिपोर्ट दे देते हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि वही सारे ऑथेंटिसिटी में वो अपने आप को महान बताते भी हैं। तो उस लिहाज से भी कि
दूसरे दिन वो सारे आंकड़े आ जाते हैं, कितने परसेंट ओबीसी ने वोट किए किसको, कितने परसेंट मुसलमानों ने, कितने परसेंट महिलाओं ने, कितने युवाओं ने, कितने पुरुषों ने, ये सारे आंकड़े दूसरे दिन। मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, ये भी आ जाता है। ये भी आ जाता है। तो ये सब कुछ फटाफट दूसरे ही दिन, अभी आप 14 तारीख को देखिए, 15 तारीख की शाम को सीएसडीएस की रिपोर्ट आ जाएगी। कहाँ से वो रिपोर्ट आती है मुझे तो नहीं समझ में आता। या तो हम लोग उतने, हम लोग अभी गए थे पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी में हम वहाँ के लड़कों ने कहा जो सिर्फ कॉलेज का ढांचा बदला हुआ है, भीतर की स्थिति जो है वो खोखली है। हम लोगों ने देखा जस्ट लाइक उसी तरीके से पूरे बिहार में। अब देखिए जैसे कि शिक्षकों की भर्ती की गई। एक मिनट रुकना चाहूंगा जरा। पटना यूनिवर्सिटी की आप अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे दोनों से इन लोगों ने बातचीत की है। जरा आप दोनों से समझना चाहता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र आया, युवाओं से आप लोग बात कर रहे थे, वहां पे घाट पे भी कुछ युवाओं को आप लोगों ने देखा जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चीज है वो जरा बताइए। फुल वीडियो तो अलग से देखेंगे हमारे तमाम दर्शक साथी, अलग से आप लोगों ने उस वीडियो को किया है, लेकिन युवा कर क्या रहे थे वहां पे, ये सारी चीजें जरा बताइए। जी जी राजीव जी, जैसे हम घाट पर पहुंचे तो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। एक तरफ जहां आस्था की डुबकी लग रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे भी थे जो पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सिविल सर्विस के लिए, और वो वहाँ बैठकर अपना प्रश्न पत्र जो था वो सॉल्व कर रहे थे। जब हमने पूछा कि क्या वो डेली ऐसा करते हैं तो उनका कहना था कि हाँ, हम रोजाना यहाँ बैठते हैं, घंटों बैठते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हमारे साथ यहाँ टीचर्स भी होते हैं जो बाद में आते हैं और हमारे पेपर को चेक करते हैं। और इस तरीके से वहाँ पे पूरे में पढ़ाई मतलब दिख रहा था कि बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो कितने सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे थे वो देखा जा रहा था साफ। और जो नज़ारा था वो वाकई में बहुत ही अच्छा था। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे पटना कॉलेज है, यहाँ की पढ़ाई किस तरीके से होती है, कॉलेज का जो हालात हैं वो कैसे हैं, तो हम पटना कॉलेज के अंदर भी गए, वहाँ भी हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि जो ये ढांचा तैयार किया गया है, ये सिर्फ ढांचा ही दिखाई दे रहा है, और जो कि उसकी हालत है वो काफी जर्जर थी, काफी बहुत ज्यादा। वहाँ पीने को पानी नहीं है, जबकि सामने गंगा है, और उसके बाद भी कॉलेज में पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए वहाँ पर जो बेंचेस हैं वो टूटे फूटे हैं। बहुत जो हालत होती है वो एक खराब हालत दिखाई दी। हमने भी खुद जाकर देखा, हमारी वीडियोस भी हैं उसमें। और जब हमने छात्रों से पूछा तो छात्रों ने भी यही चीजें बताई, और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो हमें यहाँ पे मिलती नहीं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो हमारे टाइम से आते भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, तो हमें आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। और जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है लगातार। उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार चौर है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, और वो ध्यान ही नहीं दे रहे। इस तरीके का हालात हमें देखने को मिले। आराधना, आपने भी बातचीत की, आपने क्या अनुभव किया, और खासकर युवाओं को लेकर ये सियासत किस दिशा में जा रही है, युवा क्या सोच रहे हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि युवाओं में तो बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि नीतीश सरकार ने हमारा ध्यान नहीं रखा है। हमने देखा कि यूनिवर्सिटी की क्या हालत थी, मतलब जर्जर अवस्था में यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही है, और फीमेल स्टूडेंट्स कॉलेज जाने से कतरा रही हैं। हमने तो फीमेल स्टूडेंट से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन थोड़ा डर दिखाई दिया उनमें कि नहीं, हम बात नहीं करना चाहते कैमरे पे। बात करते हैं, ऑन कैमरा नहीं बात करते, ऑफ कैमरा बात करते हैं। वैसे तो उन्होंने सीधा कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, नहीं सॉरी ये कह के निकल गए। पर उनके जो हाव भाव थे वो उससे साफ समझ आ रहा था कि उनमें एक दबाव है कि हम कुछ बोल दे, हम इस यूनिवर्सिटी में ही सेफ सिक्योर्ड बहुत कुछ है नहीं हमारे लिए, बस एक ढांचा है, हम आते हैं, अटेंड कर लेते क्लासेस। और वो भी जिस छात्र से हमारी बात हुई उन्होंने कहा सिर्फ 4 लड़कियां आती हैं। मतलब बिहार में पॉपुलेशन इतनी तो ऐसी नहीं है, डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, कि महिलाएं भी एक अच्छा खासा चंक है। 47% और 57% का शायद रेशियो है, कुछ आंकड़े कुछ ऐसे ही दिखे मुझे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये आंकड़े बहुत अपोजिट है, जहां आप लड़कों की भरमार देखिए, लड़कियां दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसे में मेल फीमेल कैंडिडेट्स का मुद्दा तो है ही, लेकिन युवाओं की अगर बात करूं मैं तो बहुत ज्यादा नाराजगी। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, उनका दोबारा टर्म आना ही नहीं चाहिए, वो बदलाव के मूड में है। हमने कुछ छात्रों से घाट पे भी बात की थी, वहां उनका भी यही कहना था कि नहीं, बिहार बदलाव मांगता है। हाँ, बीच में प्रशांत किशोर का जिक्र भी जरूर आया, जैसा अभी चित्रंजन जी भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीच में आए तो थे लाइमलाइट लेकर, लेकिन उनकी बातों से मुझे ये लगा कि एक उम्मीद की किरण दिखी उन्हें शुरुआत में कि शायद प्रशांत किशोर
आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो आए और डाउन हो गए, उनका जिक्र भी खत्म हो गया, उसके बाद उनकी वो उम्मीद भी टूट गई कि नहीं, अब प्रशांत किशोर भी उनका ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है और नीतीश सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दी। तो मुझे भी ये माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल एनडीए के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और महागठबंधन जिस तरह से युवाओं पर फोकस कर रहा है, उसकी जरूरत इन युवाओं को है। सबसे बड़ी बात यह है। एक मजेदार तथ्य मुझे जो समझ में आया है वो मैं आप लोग इस पे और चर्चा करेंगे, और मुकुंद जी आप युवाओं की बात कर रहे थे उस पर भी बात करेंगे हम। प्रशांत जी, आपके हम नाम प्रशांत किशोर, प्रशांत टंडन, प्रशांत किशोर, टी और के का अंतर है बस। लेकिन एक बात मुझे जो समझ में आ रही है वो ये कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करना ही कहेंगे इसको, खुद को विड्रॉ तो किया, जो कह रहे थे सरेंडर कर देना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था प्रशांत किशोर ने कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो टक्कर देंगे। हम तो गए थे खोजने प्रशांत किशोर को, राघोपुर में हाथ हिला रहे होंगे, कहीं दिखे नहीं। लेकिन क्यों ऐसा, आखिर क्यों प्रशांत किशोर? तो फिर लगता है ऐसा, मुझे लगता है कि वोट कटुआ पार्टी के रूप में ही तो वो हैं। अब वोट काटने के लिए वो आए तो थे, महागठबंधन का वोट काटेंगे, लेकिन वोट काटने लगे वो एनडीए का। एनडीए के अगर वोट कटेंगे तो फिर एनडीए के पैसे से एनडीए का वोट काटोगे तो कैसे? देखिए, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, और तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल एरर नहीं है, ये बातें चूंकि सियासी गलियारों में है उसी आधार पे कह रहा हूँ कि पैसे आखिर इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के कर्ता धर्ता यही थे, इन्होंने ही पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रशांत किशोर ने, तो नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह ने कहा था मुझे कि प्रशांत किशोर को वाइस प्रेसिडेंट बना दो जेडीयू का, तो प्रशांत किशोर वाइस प्रेसिडेंट बन गए जेडीयू के, यानी वहां भी नजदीकी थी। तो इन नजदीकियों को देखिए तो लगता है कि उनको इस सियासत में उनकी जो पारी थी वो ये थी कि वो महागठबंधन के वोट काटेंगे, लेकिन वो काटने लगे अपने लोगों के, अपने ही पेड़ काटने लगोगे तो शायद वो विड्रॉ कर गए हों, उनको कहा गया हो कि थोड़ा सा तुम पीछे हो जा। लेकिन यहाँ ये बात, इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से युवाओं को जागृत करने का काम उन्होंने किया है, उसमें दो राय नहीं है। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम, युवा वोकल हैं, काफी वोकल हैं। कल लखीसराय में कुछ युवा मिल गए मेरे प्रोग्राम के बाद, 18 साल का एक युवा आके लड़ने लगा, मैं 18 साल का हूं और आप स्क्रिप्टेड बात कर रहे हो, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि वोकल हैं, यहाँ की महिलाएं भी वोकल हैं, महिलाओं से आप लोगों ने बातचीत की है, वो भी आप लोग उसका जिक्र भी करेंगी, तो वो सब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि युवा अब क्या इतने जागरूक हो गए हैं कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए। मैक्सिमम युवाओं की जब बात होती है तो नीतीश के ऊपर सीधा प्रहार दिखाई देता है। आप अपनी बात अब यहाँ से आगे बढ़ाइए। प्रशांत जी, आपके पास आता हूं। जैसे युवाओं की बात होती है, युवाओं में परेशानी हम लोगों ने यह देखा है, जो नीतीश कुमार की सरकार ने, जब तक 2005 में नीतीश की सरकार बनी थी, 5 से 10 थे, 10 से 15 जब तक थे, तब तक उन्होंने डेवलपमेंट पर काम किया। बहुत सारी, बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उसको ठीक ठाक किए और उस वक्त पढ़ाई भी होती थी। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन में जुड़े और गठबंधन में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो बाहर का ढांचा बहुत मजबूत किया। जैसे पटना की सड़कों से या बिहार की किसी भी सड़कों पर आप जाइएगा, देखिएगा सड़क थोड़ा सा साफ सुथरा है, लेकिन सड़क की भीतर की क्या स्थिति है ये जो है सो किसी से छुपी नहीं है। पुल बनते हैं, पुल टूट जाते हैं। तो युवाओं में सबसे बड़ा समस्या यह है, जो युवा अगर शिक्षित होंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, और सभी युवा तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्थिति ऐसी है, जो युवाओं को पढ़ाई की जो व्यवस्था है, टीचर्स तो हैं उस तरीके के, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। अब टीचर्स का क्या है, स्कूल में जाना है। अब देखिए, बिहार सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिन्होंने पत्रकारों को स्कूल में जाने से बैन कर दिया। 2 बिहार सरकार का विभाग है जहां से लगभग 80% लोग नाखुश रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य विभाग में भी नहीं जा सकते हैं, पत्रकार नहीं जा सकते, उनकी शिकायतें नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग की तो स्थिति ऐसी है, जो टीचर्स आ गए हैं पर बच्चे उस टाइप के नहीं आए हैं जिनको पढ़ा सके।
दूसरी चीज़ें हैं कॉलेजेस में यह हो रहा है, जो कॉलेज में जब बच्चे जा रहे हैं तो आप देखिए जो कॉलेज पढ़ कर के जो बच्चे पास हुए हैं उनका रिजल्ट की क्या स्थिति है। एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम लेने के बाद उनका रिजल्ट नहीं दिया जाता है, उनको नौकरी का जो है सो मौका नहीं मिलता है। ये पिछले 5 सालों में मुझे लग रहा है तो बिहार सरकार ने 100 वैकेंसी निकाली होगी, लेकिन नौकरी सिर्फ टीचर्सों को दिया है, टीचर्स को ही नौकरी दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के युवा नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। युवा जो है सो बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भाई उनको 17 महीने में तेजस्वी यादव के द्वारा जो टीचर्स की बहाली की गई, जिसका क्रेडिट अभी दोनों पक्ष लेने को तैयार है। एक कहते हैं जो मुख्यमंत्री मैं तो मैंने किया, और एक कहते हैं नहीं डिप्टी सीएम मैं था तो मैंने ज़बरदस्ती आपसे करवाया। इन सब चीज़ों को लेकर के युवाओं का थोड़ा सा रुझान जो है वो तेजस्वी पर है। दूसरी चीज़ें अभी आप बोल रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर जब बिहार से अपनी शुरुआत किए थे तब से उनको हम लोगों ने देखा है और जाना है। जहाँ तक कि हम लोगों ने भी पत्रकारिता करते हुए हर लोगों के चेहरे को पढ़ा है, तो प्रशांत किशोर ऐसा नहीं था जो अननोन नाम थे। वो प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेनिंग किए थे, यहाँ सरकार बनाने में नीतीश कुमार का मदद किए थे। मदद करने के बाद इनकी किसी बात से अगर नहीं पटी तो इन्होंने क्या किया, इनका शुरुआती दौर हम देख रहे थे, जो इन्होंने क्या किया, जो अपने जानने वाले जितने लोग थे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से, उनको अपने पास बुलाया और एक मीटिंग कर कर उनको एकत्रित किया और उनको कहा जो हम इस तरीके का काम करेंगे। देखिए बिहार है, बिहार में आप भी अगर बदलाव की बात करेंगे, आप भी रोजगार की बात करेंगे, आप भी स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे। इन सब तरीके से उन्होंने क्या किया, जो फिर बिहार का दौरा शुरू कर दिया। हर एक विधानसभा क्षेत्र में गया, जैसा रिपोर्ट बता रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में वो जाते थे दौरा करने के लिए, वहाँ से पॉलिटिकल रुचि रखने वाले लोगों को अपने पास एकत्रित कर लिए। किसके नाम पर? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था होगा, पलायन रोकेंगे, इन सब चीज़ों पर लोगों को एकत्रित कर लिए। और उनका एक जुबान था लोगों को, जिनको अपने पास लाते थे उनको बोलते थे अरे आप में तो क्वालिटी विधायक बनने वाली है, आप में क्वालिटी सांसद बनने वाली है, आप यहाँ कहाँ बैठे हैं, आप चलिए आपको विधानसभा पहुँचाते हैं। लोगों ने थोड़ा सा ट्रस्ट उन पर इसलिए किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेनिंग भी की थी और नीतीश कुमार को भी सरकार बनवाए थे, तो लोग ट्रस्ट किए। अब समय आ गया था चुनाव का। अब देखिए एक चीज़ और जानिए, जो 21,000 रुपया देने के बाद उनके यहाँ बायोडाटा प्रत्याशियों का जमा होता था, जो भाई हम विचार करेंगे आपको, उन्होंने ऑन कैमरा कहा था जो 21,000 रुपया से आप हमको आवेदन कर सकते हैं, मैं विचार करूंगा आपको टिकट देना है या नहीं देना है। इस तरीके से तमाम जगहों से उन्होंने बायोडाटा मंगवाया और जो लोग उनके साथ शुरुआती जुड़े हुए थे, जिन्होंने तन मन और धन से काम करना शुरू किया था उनके साथ, उनको टिकट न दे करके उन्होंने भी हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी को उतारा और इसको लेकर के एक एक विधानसभा में 10-10 मजबूत लोग उनको जो है विरोध करना शुरू किए। स्थिति इसी कारण आज प्रशांत किशोर डाउन हो गए हैं, चूंकि अब उनको बोलने की स्थिति नहीं है। आप राघोपुर की बात कर रहे हैं, राघोपुर में एक बार गए थे लेकिन प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। प्रत्याशी की जैसे ही घोषणा हुई, एक राघोपुर से उनका 20 विरोधी निकल गया। उनके अपने गुट हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं। यही मुख्य कारण है जो प्रशांत किशोर अभी डाउन चल रहे हैं। चलिए प्रशांत किशोर का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बातें, इतनी बातें शायद कल प्रशांत जी ही कह रहे थे कि एमएल की इतनी बात नहीं होती, दूसरों की बात नहीं होती, और वाम दलों की सीटें बहुत हैं, वो भी उसकी बातें नहीं होती हैं। लेकिन चलिए प्रशांत जी, ओवरऑल जब महिलाओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सचमुच वन साइडेड जो अभी तक बात होती रही है महिलाओं की कि नीतीश कुमार के साथ हैं, वो इसमें दम दिखाई देता है आपको? देखिए जहाँ से बात शुरू हुई थी मैं वहाँ चलता हूँ कि बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है। इसमें बहुत कम महिलाएं उस बंधन को तोड़कर वोट देती हैं, क्योंकि घर परिवार टोला उसमें जो रुझान है उस तरफ जो लोग चल रहे हैं, तो महिला उससे आज़ाद नहीं है। लेकिन एक फ्लोटिंग वोटर जो होता है वो नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का ज़रूर गया, लेकिन अब उस फ्लोटिंग वोटर में भी कुछ तब्दीली मुझे दिखाई दी है। और ख़ासकर 10,000 वाला जो मामला आया, इसने थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि
ये नीतीश कुमार ने किया भी तभी जब उनको भी ये फीडबैक होगा और ये एहसास होगा कि ये कंस्टिट्यूंसी वो लूज कर रहे हैं या उसमें कोई डेंट आ रहा है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन उसका असर दोनों तरफ है, जिनको नहीं मिला है वो नाराज़ हैं, जिनको मिल गया है वो तो ऑलरेडी नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी के लोग थे, तो इसका भी इम्पैक्ट हमको देखना है। लेकिन महिलाओं के बारे में एक बड़ी खास बात बिहार में ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो महिलाओं का ज़्यादा है पुरुषों से, तो ये भी बड़ी अद्भुत बात है। दूसरा एक बड़ा चंक है जो इस ग्रेविटी से, जो जाति की ग्रेविटी से बाहर निकल के जो वोट कर सकता है वो युवा है। और ये अगर 20 से 40 साल का हम ब्रैकेट लें जिसमें पलायन वाले मुद्दे के लोग भी हैं और जिसमें रोजगार या शिक्षा का मामला भी है, ये जो यूथ है 40 साल तक का, 20-40 साल तक का, ये 55% है बिहार के मतदाताओं में। तो ये 55% जो, और इसमें इसका अगर एक फ्लोटिंग वोटर भी होगा जो जाति से हटके मुद्दों पे वोट देगा, तो वो तय करेगा कि बिहार का भविष्य क्या हो। और उसको तय करना इसलिए पड़ेगा कि उसके सामने एक ऐतिहासिक रोल है। जब हम बीमारू राज्यों की बात करते हैं जिनका जीडीपी बहुत कम है, जिनका ह्यूमन इंडेक्स जो है बहुत नीचे है, और बिहार की जो औसत आयु है देश में सबसे कम है, 64 साल है, केरल की 75 साल है, तो इतना फर्क है। और ये फर्क एक शताब्दी का फर्क है। ये बिहार के युवा को तय करना है कि जो बीमारू शब्द है उसमें जो पहला राज्य बीमार है, बिहार है, उसको वहाँ से कैसे निकालें। तो ये एक बहुत, इसलिए बड़ा एक लैंडमार्क इलेक्शन ये होगा जो नई तरीके की राजनीति यहाँ पे दिखाई देगी। युवाओं में तेजस्वी की एक अपील है। दूसरा कि प्रशांत किशोर की थोड़ी बात मैं भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि भाई वो नामा राशि भी हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जैसी पार्टियों के प्रयोग होते रहते हैं, वो रिस्क नहीं ले पाए। आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक ही प्रजाति की पार्टियां हैं, और ये वो पार्टियां हैं जो नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टियां हैं, यानी इनकी कोई वैचारिक जमीन नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी कोई वैचारिक जमीन नहीं है। कभी आप देखिए कि वो आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, कभी बहुत वोकल नहीं है बहुत सारे सामाजिक न्याय के मुद्दों पर। तो वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक वैचारिक पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल या वामपंथी पार्टियां वैचारिक पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है, पहचान की राजनीति करती हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी को पहचान की राजनीति से वैचारिक राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। इन सब तामझाम में प्रशांत किशोर भी आम आदमी पार्टी के जैसे दिखाई देते हैं, यानी जो वैचारिक पार्टियां नहीं हैं। और ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, जो उद्योगपति है, जो फाइनेंस इकॉनमी है, उनको ये बगैर विचारधारी वाली पार्टियां बहुत सूट करती हैं, उनको फंड भी करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक स्मार्ट पॉलिटिशियन थे। वो चुनाव हारने के लिए चले गए बनारस नरेंद्र मोदी से, और जिसका उनको फायदा मिला, मीडिया अटेंशन मिला उनको, एक नया वोट बैंक उनका तैयार हो गया जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी उनके विश्वास किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल मोदी के वोट काटने नहीं गए थे, अपनी राजनीति चमकाने गए थे। वो उन्होंने रिस्क लिया, और वो रिस्क लिया, 2 लाख से ऊपर उनको वोट आए, अच्छा चुनाव लड़ा, और वो हेडलाइन उन्होंने कैप्चर करके मीडिया स्पेस को कैप्चर किया। प्रशांत किशोर न जाने क्यों वो मौका चूक गए राघवपुर से, और वो रिस्क नहीं ले पाए। वो डर गए कि शायद एनडीए के वोट ज्यादा काट लेंगे, वो यही होगा, शायद एनडीए के वोट ज्यादा कट जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। उनको उनके असल में क्या है, वही मामला कि वैचारिक धरातल नहीं है, तो आप ये फैसले ले नहीं पाते हैं। ये कॉर्पोरेट बोर्ड रूम के फैसले राजनीति में नहीं चलते हैं।
सही कह रहे हैं आप। राजनीति करनी है आगे की नहीं करनी है ये अब प्रशांत किशोर को देखना है, लेकिन राजनीति में अगर आप ये देखेंगे कि किसको नफा किसको नुकसान और मुझे क्या, अगर इस ढंग से आप देखने लगेंगे तो फिर शायद आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति में कोई ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, और ये बात हमेशा कही जाती है। इसलिए कौन कब किसके साथ हाथ मिला ले, और बिहार की सियासत में तो ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा है। अभी अभी पिछले 4 बार से आप देखिए, पलटू चाचा कहलाने लगे थे नीतीश कुमार जी, और अभी भी पता नहीं कब पलट जाएं, ये बात भी हो रही थी। कल ही हम लोग उनके गांव में थे, वहां भी बात हो रही थी। चर्चा हम करेंगे दोस्तों, और चूंकि ये गंगा नदी में हम लोग और बहुत गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं, गर्मा गर्म हम लोगों के बीच कोई बहस नहीं चल रही है, लेकिन हम लोग जो बातें रख रहे हैं सियासत की, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की सियासत को समझने के लिए जो बिहार से के बाहर के लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है समझना कि आखिर बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है। तो प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे थे आप। यहाँ पर प्रशांत किशोर की बात हो या तमाम दूसरे नेताओं की बात हो, सियासत की बात होती रहेगी। हम लोग लगातार अभी और भी आप तक बहुत सारी बातें पहुंचाएंगे, लेकिन महिलाओं का जिक्र और युवाओं का, ये दो, क्या आप लोगों को भी लगता है, क्या चितरंजन जी आपको भी लगता है कि महिला और युवा ये 2 प्रमुख फैक्टर होंगे या और कोई फैक्टर है इस बार के चुनाव में? देखिए, महिला और युवा ये प्रमुख फैक्टर हैं। खास करके जो है मतलब अगर एक तो फैक्टर था जातीय एंगल, लेकिन उसके साथ साथ में जो महिला और युवा है ये प्रमुख फैक्टर इसलिए रहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग जो 70-80% युवा जो है वो नीतीश कुमार से आज की तारीख में नाराज चल रहा है, चाहे वो शिक्षा की नीति हो या स्वास्थ्य की नीति हो, उनकी वजह से जो है। तो कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के ऊपर जो इसका जो है, खास करके जो एनडीए गठबंधन के ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस बार जब युवा वोट करने जाएगा तो स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा। इस बार युवा जब वोट करने जाएगा तो वो जो है क्या बोलते हैं, अपने रोजगार के बारे में सोचेगा, पलायन के बारे में सोचेगा, क्योंकि ये तमाम पार्टियां तो नहीं सोच रही हैं। खास करके जो है राजग गठबंधन के तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि भाई हम पलायन रोकने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हम आगे कर रहे हैं। वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक जो बयान दिया आपके गृह मंत्री साहब ने कि यहाँ पे जमीन नहीं मिलती है, वो भी बयान इनका मायने रखेगा। उस बयान के बाद युवा और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि सीधा ही युवा के रोजगार से जुड़ा हुआ वो बयान था जो है। और अभी भी मतलब इस चुनाव में मतलब कहते हैं कि झूठ मूठ का ढाढ़स देना, वो ढाढ़स भी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग जो है। तो कहीं ना कहीं युवा नाराज है। जहां तक महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, महिलाओं में देखिए जो 10,000 का भी इम्पैक्ट आपको जो लग रहा है कि जो 10,000 आए हैं, उसमें से भी बता देता हूं साहब कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 60 लोग के ही आए हैं। अभी भी 40 लोग वेटिंग पे हैं। और अगर बाई दी वे फर्स्ट फेज के दौरान अगर उनका पैसा नहीं आता है तो साहब वो भी उनके अगेंस्ट में ही जाएंगे। और अभी कल की सभा में सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी ने भी बोला है कि भाई 10,000 रुपया ले लो जो है, और वोट जो है मतलब जो है मत दो जो है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मतलब कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आपके प्रलोभन में इस बार बिहार फंसने वाला नहीं है। आपके प्रलोभन में बिहार की जो महिलाएं फंसने वाली नहीं है। आपके प्रलोभन में जो है इस बार का युवा फंसने नहीं वाला है। वो रोजगार की बात करेगा, वो जो बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, वो यहाँ पे कल कारखानों की बात करेगा, वो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेगा, और वो यहाँ पे शिक्षा में सुधार की बात करेगा। बिल्कुल, इसमें एक बात और जोड़ दूं। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव ने, और उसमें उन्होंने घोषणा की है कि 14 जनवरी को हर जीविका दीदियों के खाते में हम 30,000 रुपये, जो पहला वेतन है उनका, माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव ने, वो उनके अकाउंट में डाल देंगे। तो एक मुश्त पहले महीने की तनख्वाह जो है यानी सैलरी, वो 30,000 रुपये तेजस्वी यादव ने उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन एक फैक्टर और भी है, उसका जिक्र जल्दी से करके रैप अप करें, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और वो फैक्टर है चिराग पासवान। जरा एक एक करके आप लोगों को सबसे समझना चाहता हूँ। प्रशांत जी पहले आपसे, फिर आपसे भी। चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर आज की तारीख में? पिछली बार मात्र 1 सीट लेके आए थे और आज एक भी नहीं, 0। देखिए, सिर्फ मैं छोटी सी बात करता हूं कि चिराग पासवान ने 71 सीटों से 43 सीटें पिछले चुनाव में जेडीयू को पहुंचा दिया। और जेडीयू का आरोप है, और ये आंकड़े भी बताते हैं राजीव जी, कि जेडीयू
33 सीटें हारी चिराग पासवान की पार्टी की वजह से, तो उन्होंने नुकसान किया और उनको खड़ा किया गया था 129-130 सीटों पर, इसीलिए। और अब यही कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो जख्म है जेडीयू और चिराग पासवान का, ये जख्म फिर उभर आ गया जब उनको 29 सीटें मिली। जब 29 सीटें उनके खाते में आ गई बीजेपी, ये गठबंधन की पॉलिटिक्स में, तो सभी नाराज हो गए। चिराग पासवान की पार्टी को अब जेडीयू और चिराग पासवान के अंदर, बाहर हो सकता है कि वो दही चूड़ा खाने चले गए नीतीश कुमार वहाँ पे छठ के दिन, या बहुत कुछ मंच पे दिखाई देगा, लेकिन अंदर खाने वो जो कॉन्ट्रडिक्शन, दुश्मनी है वो है, और उसका असर दिखाई देगा चुनाव परिणाम में भी। चिराग पासवान पे आप क्या कहेंगे? कि चिराग पासवान पर बोलने से पहले थोड़ा सा रामविलास पासवान को जानना पड़ेगा। जी हाँ, रामविलास पासवान में ऐसा था जो उनको एक उनकी अपनी जाति आइडियोलॉजी मानती थी, मतलब ये हमारे आदर्श हैं, उनको मानती थी। रामविलास पासवान काम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा किए हैं। पर यह बताइए, जो चिराग, हम लोग तो गांव में भी घूमते हैं, चिराग पासवान जितने दिनों से पॉलिटिक्स अपना कर रहे हैं, उनके एक मुद्दे हैं जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। आज बिहार की जनता जानती ही नहीं है जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्या है। दूसरा चीज़ है, जो बिहार में हम बहुत सारे जगहों पर घूमे हैं, लोग यह नहीं जानते हैं चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कौन से विभाग के हैं। अब आप समझिए, जो वो सिर्फ वोट के लिए बात करते हैं, और अपने समाज में जिस तरीके से उनके परिवार में बिखराव हुआ, उस बिखराव को लेकर के उनका वोट बैंक भी खिसकता जा रहा है। अब तो वो एनडीए के वोट बैंक के जरिए चुनाव लड़ करके जीतते हैं, उनका अपना वोट बैंक भी खसक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चिराग पासवान, आपसे भी समझना चाहता हूं कि चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर आज की तारीख में इस चुनाव में। पिछली बार तो 33 सीटें काट दी है प्रशांत जी जो कह रहे हैं। रामविलास पासवान और चिराग पासवान, वो एक मौसम वैज्ञानिक की बात तो होती रही है, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति का बुनियादी फर्क यह है कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक होने के बावजूद भी विचारधारा के तौर पर वो समाजवादी माने जाते रहे। लेकिन चिराग पासवान ने जब से राजनीति शुरू की है, उन्होंने दक्षिणपंथी राजनीति शुरू की है, और वो उसी टूल एंड ट्रेंड पर जीत रहे हैं। उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन आप उनकी पार्टी को देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन करते हैं रामविलास पासवान, विधानसभा चुनाव में वो कहाँ खड़े होते हैं। 2010 में उनको 3 सीटें आई, 2015 में 2 सीट आई, और 2020 में 1 सीट आई। तो 2010 से जब 3-2-1 का आंकड़ा 2025 में अगर 0 पे आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मैं 0 तो नहीं बोलता हूँ। 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। 1 सीट पर जो उनकी प्रत्याशी है मरोड़ा में, उनका नामांकन रद्द हो गया, तो 28 सीटों पर उनका सिंबल है। अब 28 में से वो 5 से 7 सीटें जीत जाएं, वो भी वहां वो सीटें जीत पाएंगे जहां भाजपा और जदयू के वोटर्स उनके साथ ईमानदारी से काम करेंगे। अन्यथा उनकी सभी सीटें अगर वो लूज कर दें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। चिराग पासवान और की राजनीति जो है वो अभी उनका एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसके अलावा कुछ भी व्यवहारिक नहीं दिखता है उनकी बातों में। और एक नया ताज़ा अपडेट दे देता हूँ डीबी लाइव के दर्शकों को अभी, कि कल हम लोगों ने ये खबर दिखाई है लखीसराय से कि मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में ललन सिंह का रोड शो जब चल रहा था, तो 70-80 गाड़ियों का काफिला लेकर के रोड शो कर रहे थे। और ये चुनाव आयोग कहाँ है, ये हम लोगों ने सवाल पूछा था कल के न्यूज़ पॉइंट में। और अभी खबर आई है कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तो क्या ये डीबी लाइव का प्रभाव है? और दर्शकों को ये तय करना होगा कि हम लोग ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं, और सवाल तो सबसे होगा। सवाल उस हर हेजिमोनी से हम सवाल करेंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को खोखला करता है या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक है। बिल्कुल, चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो या ऐसे और भी कई वोट कटवाए, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं यहाँ पे, उनका जिक्र भी करेंगे, उनके क्षेत्र में जाएंगे तो। लेकिन बहुत कुछ है और ये बहुत मज़ेदार चुनाव है। अलग अलग फैक्टर्स को देखें
कई तो उत्तर प्रदेश से कई पार्टियां आ गई हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो समर्थन दे रहे हैं महागठबंधन को। महिलाओं का फैक्टर, युवाओं का फैक्टर, ये महत्वपूर्ण है। इन सब की बात भी थोड़ा सा महिलाओं के फैक्टर को लेकर, क्या लगता है कि महिलाओं का फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में? वैसे स्थिति बहुत डावाडोल लगती है राजीव जी मुझे अभी। कई महिलाएं हैं जो कहती हैं हाँ हमें तो 10,000 रुपए मिल गए, मतलब उनके लिए चुनाव में अगर अभी कुछ है सिर्फ 10,000 रुपए है। इससे ज्यादा मुझे उनके बीच किसी बात की चर्चा नहीं दिखाई दी। और कई महिलाओं में तो नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि ये जो अभी बात की हमारी टीम ने कि 60-40 का रेशियो है कि कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला है। तो जिनको नहीं मिला है उनमें नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं सही गलत और अपने हक की मांग उठा रही है। लेकिन जिनको मिल गया है, थोड़ी उन महिलाओं में एक तरह से समर्थन है नीतीश कुमार का कि हाँ ठीक है हमें तो पैसे मिले हैं और वोट देंगे। तो ये है। मैं ही सोचती हूँ कि कुछ महिलाएं जो हैं वो जिनको पैसे नहीं मिले हैं वो तो नाराज हैं, लेकिन जिनको मिले हैं संतोष उनको भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं उतना पूरा नहीं है, उतने से खर्चा नहीं चल सकता। 10,000 में कुछ नहीं होता आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से। तो दोनों ही जो पक्ष हैं, मतलब जिनको पैसे नहीं मिले वो तो बिल्कुल नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने शिकायत भी की है इस चीज को लेकर। लेकिन जिनको मिले हैं वो भी, उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है नीतीश सरकार को लेकर। तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव तो हो, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी अब नीतीश सरकार तो सिर्फ 10,000 रुपए दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से 30,000 का ऐलान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आगे देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिस पर बात हो रही थी। और इसके अलावा मैं थोड़ा इधर इसलिए आ गया क्योंकि उधर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, थोड़ा अपनी जगह मैंने बदल ली। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। और अब चूंकि गंगा नदी के इस सफ़र से बाहर निकलते हैं, ये आप देखिए पुल को आप देख रहे हैं, ये जेपी सेतु है और तैयारी हो रही है फिर से एक नए स्नान की। और ये तैयारियां गंगा के किनारे होती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि सियासत में जो तैयारियां चल रही हैं वो कौन किसके वोट को काटेगा, कौन कहां जीत दर्ज करेगा, कौन कहां हार के गम को मिटाने की कोशिश करेगा, ये सब 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं तो इन हिस्सों से बहुत कुछ आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हो रही थी। इस चर्चा को अगर आपने पसंद किया हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। बिहार के खासकर हमारे साथी आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखते हैं, सराहते हैं और आप लोग और दूसरों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कहीं और बिहार के किसी दूसरे कोने से। बहुत कुछ आप लोगों तक हम लेकर आएंगे। हमारे तमाम साथी जुड़े हुए थे और अपने विचारों से आपको अवगत करा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।